दोस्तों, इस बार हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली एक बहुत ही रेप्यूटेड मैगजीन है जहां हर सप्ताह बहुत ही वेल रिसर्च्ड आर्टिकल पब्लिश होते हैं इंडिया के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर। ओके, तो सार कंसेप्ट्स ने डिसाइड किया है कि हम आपके लिए इस मैगजीन में जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं उनका एनालिसिस करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। ओके, तो आज का ये जो वीडियो है ये एक आर्टिकल का एनालिसिस के ऊपर आधारित है। ये जो आर्टिकल है वो इसी सप्ताह इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के इशू में पब्लिश हुआ है। ये आर्टिकल है इंडिया के द्वारा अमेरिका से शेल ऑयल इंपोर्ट किए जाने के ऊपर। इंडिया ने अभी हाल फिलहाल अमेरिका से शेल ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया है। तो इस आर्टिकल में इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि इंडिया का ये जो स्टेप है वो इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है। तो इस वीडियो में हम इसी आर्टिकल को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इस आर्टिकल को समझने से पहले हमें ज़रूरत है ये जानना कि शेल ऑयल का मतलब क्या होता है। शेल एक्चुअली एक सेडिमेंट्री रॉक है जो अर्थ के क्रस्ट में मिलता है। कभी कभी इस रॉक में, दैट मीन्स कि शेल में ऑयल ट्रैप्ड होते हैं, ऑयल, क्रूड ऑयल। कभी कभी शेल जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है यहाँ पर ऑयल ट्रैप्ड होते हैं। तो जब हम इस ऑयल को, जो कि शेल रॉक में ट्रैप्ड है, जब हम इस ऑयल को बाहर निकाल लेते हैं शेल ऑयल से, तो इसे ही हम शेल ऑयल कहते हैं। अब शेल ऑयल को टाइट ऑयल भी कहा जाता है और इसे लाइट टाइट ऑयल भी कहा जाता है। ओके, तो शेल ऑयल, टाइट ऑयल, लाइट टाइट ऑयल, ये जो तीनों फ्रेजेस हैं ये एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं, शेल ऑयल। ठीक है, तो अमेरिका में शेल ऑयल का एक बहुत ही बड़ा रिजर्व है, बहुत बड़ा रिजर्व पाया जाता है शेल ऑयल का अमेरिका में। और हाल के दिनों में अमेरिका ने अपने टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट किया है, इतना अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है कि वो इस शेल ऑयल को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। और इस तरह अमेरिका जो है आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है। सऊदी अरेबिया को भी पीछे छोड़ते हुए अमेरिका जो है आज दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है। और इंडिया ने अब अमेरिका से शेल ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया है और इसकी शुरुआत 2017 में ही हुई, इसी महीने अक्टूबर से। ओके, 2 अक्टूबर 2017 को पारादीप पोर्ट, जो कि उड़ीसा में, वहाँ पर एक कार्गो अराइव करता है अमेरिका से जिसमें 1.6 मिलियन बैरल शेल ऑयल थे। ठीक है, ये कार्गो इंडिया में ऑलरेडी अराइव कर चुका है। तो इस आर्टिकल में मेनली इस बात को समझाया गया है कि इंडिया ने अमेरिका से जो शेल ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया अब नए नए ऑयल सोर्सेस को ढूंढ रहा है। तो हमें ये जानना है कि इंडिया को क्या ज़रूरत पड़ी कि अमेरिका से शेल ऑयल इंपोर्ट करने की, नए ऑयल सोर्सेस को ढूंढने की इंडिया को अभी क्या ज़रूरत थी, ये इस आर्टिकल में समझाया गया है। इसके बाद इस आर्टिकल में एक और बात समझाया गया है कि ये जो यूएस से शेल ऑयल का इंपोर्ट है ये इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो को किस तरह से अफेक्ट करता है। ओके, तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम इस आर्टिकल में ढूंढ सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम इसे ही एनालाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रेजेंटली इंडिया में ऑयल कंजम्पशन का क्या स्टेटस है। दैट मीन्स कि कितना ऑयल हम ईयरली कंज्यूम करते हैं और ये जो ऑयल है ये अभी फ़िलहाल हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, कहाँ कहाँ से हमारा ये जो रिक्वायरमेंट है ऑयल का वो फुलफ़िल होता है। तो ये जितने भी डेटाज़ मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ ये सारे डेटाज़ जो है EPW का जो वो आर्टिकल है वहाँ से लिया गया है। तो 2016 का जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो प्रेजेंट ऑयल रिक्वायरमेंट है, कंजम्पशन है, वो है 201.6 मिलियन टन। ये इंडिया का ऑयल रिक्वायरमेंट है प्रेजेंटली, जो कि दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट है। थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है दुनिया का इंडिया। ओके, फर्स्ट कौन है? यूएसए। और यूएसए का कितना रिक्वायरमेंट है? 863.1 मिलियन टन। सेकेंड नंबर पे है चाइना जिसका रिक्वायरमेंट है 578.7 मिलियन टन। ओके, तो इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है।
ये रही एक बात। लेकिन यहाँ पर एक और बात आपको समझने की है। इंडिया भले ही थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है वर्ल्ड का, लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें कि किस दर से हमारा ये जो कंजम्पशन लेवल है वो बढ़ रहा है, वो दुनिया में नंबर 1 पे है। हमारा ग्रोथ रेट है ऑयल कंजम्पशन का 8.3%, दैट मीन्स 8.3% प्रति वर्ष की दर से जो हमारा ऑयल कंजम्पशन है वो ग्रो कर रहा है इंडिया में। यूएसए का जो ऑयल कंजम्पशन का ग्रोथ रेट है वो मात्र 0.5% है और चाइना का 5.5% है। तो ये है हमारा ऑयल कंजम्पशन सिनेरियो प्रेजेंटली। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंटली इंडिया जो है अपने इस ऑयल नीड को कैसे फुलफिल करता है, कहाँ से फुलफिल करता है। अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें, दैट मीन्स कि घरेलू उत्पादन की बात करें, तो मात्र 36 मिलियन टन ही हम अपने देश में ऑयल का उत्पादन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। 2012 में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो लगभग 38 मिलियन टन का था और अभी 2017 में ये 36 मिलियन टन हो चुका है। तो इन 5 वर्षों में 2 मिलियन टन का जो एक गिरावट आई है डोमेस्टिक प्रोडक्शन में ऑयल के। उसके बाद इंडिया बाकी देशों में भी कुछ ऑयल फील्ड्स को ओन करती है। दैट मीन्स इंडिया का मालिकाना हक है कुछ ऑयल फील्ड्स के ऊपर, जैसे कि रशिया में कुछ ऑयल फील्ड्स है जो इंडिया ओन करती है, कुछ अफ्रीका में है। तो वहाँ पे दैट मीन्स इंडियन ओन फॉरेन एसेट के थ्रू 16 मिलियन टन का प्रोडक्शन होता है ऑयल का। ओके, तो ये बहुत ही कम है। हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ऑयल का ये बहुत ही कम है। तो मेजॉरिटी जो है हमारे ऑयल का जो मेजॉरिटी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। सऊदी अरेबिया से हम 20% इंपोर्ट करते हैं, इराक से 17%, ईरान से 6% और बाकी वेस्ट एशियन कंट्रीज से 16%। वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका में है वहाँ से हम 11% इंपोर्ट करते हैं। नाइजीरिया जो अफ्रीका में है वहाँ से भी 11% और कुछ बाकी अफ्रीकन कंट्रीज से हम 8% इंपोर्ट करते हैं। ये जो सारा डेटा है ये 2015 का डेटा है। ओके, तो देखा जाए तो 88% जो हमारा ऑयल रिक्वायरमेंट है वो हम इन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। इन्हें ओपेक कंट्रीज कहा जाता है। ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये जितने भी कंट्रीज मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये सारे कंट्री ओपेक के मेंबर हैं। तो ओपेक कंट्रीज से हमारा 88% रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है ऑयल का। ओके, तो ये है हमारा प्रेजेंट ऑयल कंजम्पशन का सिनेरियो इंडिया में। तो अब हमें समझना है कि इंडिया को नए मार्केट को ढूंढने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऑयल के लिए जो नया मार्केट इंडिया अभी तलाश कर रही है और इसी खोज में जो इंडिया यूएसए पहुंच गई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसे समझने के लिए हमें प्रेजेंट का जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है उसे समझना होगा। एक्चुअली 2 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं आज के प्रेजेंट ऑयल मार्केट में। जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं जिसे हम OECD कंट्रीज कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर ऑयल डिमांड में डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। पिछले कुछ वर्षों में ऑयल डिमांड वहाँ पे डिक्लाइन में जा रही है। देखिए, ऑथर ने डेटा को कोट किया है। ऑथर कहते हैं कि एस्टिमेटेड डिक्लाइन 0.2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से जो डेवलप्ड कंट्री है, एडवांस्ड कंट्री है, वहाँ पर ऑयल डिमांड का डिक्लाइन हो रहा है और अनुमान है कि ये डिक्लाइन 2022 तक चलेगा। ओके, ये जो फिगर है, ये जो डेटा है, ये ऑथर कोट करते हैं अपने आर्टिकल में। तो एडवांस्ड इकोनॉमीज जो है वहाँ पर ऑयल डिमांड में गिरावट आ रही है। अब प्रश्न है कि ऑयल का डिमांड वहाँ पे कम क्यों हो रहा है। एक्चुअली ये जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है इनका जो ग्रोथ मॉडल है ये अभी शिफ्ट कर रहा है। पहले इनका ग्रोथ मॉडल क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चर पे डिपेंडेंट था। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चर सेक्टर से ही इनका ग्रोथ होता था। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यहाँ पर ऑयल कंजम्पशन बहुत अधिक है, इसीलिए पहले ये जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है इनका ऑयल डिमांड बहुत अधिक हुआ करता था। लेकिन अभी जो है ये जो एडवांस्ड कंट्रीज है ये अपना जो ग्रोथ मॉडल है ये शिफ्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चर सेक्टर से ये शिफ्ट करके सर्विस सेक्टर और कंजम्पशन लेड ग्रोथ की ओर ये बढ़ रहे हैं। और सर्विस सेक्टर और कंजम्पशन के क्षेत्र में ऑयल का उतना अधिक डिमांड नहीं होता जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चर सेक्टर में होता है। तो इस वजह से ये जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है यहाँ पर ऑयल का जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब डिमांड कम होगा तो सप्लाई तो कांस्टेंट है, अगर डिमांड अगर कम होता है तो प्राइस
में गिरावट आती है। तो यही हमें देखने को मिला पिछले कुछ वर्षों में, ये देखने को मिला है कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस है वो धीरे धीरे बहुत नीचे आ रहा है। ओके 2016 के बिगिनिंग में तो स्थिति ऐसी थी कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस है वो लगभग $30 प्रति बैरल हो गई थी। ओके तो बिकॉज ऑफ फॉलिंग डिमांड द प्राइस ऑफ ऑयल इज कमिंग डाउन। डिमांड के कम होने की वजह से जो ऑयल का प्राइस है वो धीरे धीरे कम हो रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ऑयल का प्राइस कम होगा तो जो प्रोड्यूसर हैं, ऑयल के जो प्रोड्यूसर हैं, जो ओपेक कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें घाटा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इन्हें घाटा होगा तो ये रिएक्ट करेंगे, कुछ ये स्टेप्स लेंगे। तो क्योंकि जब ऑयल का प्राइस कम होने लगा तो ये जो ओपेक कंट्रीज है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, इन्होंने 2 स्टेप लिया। पहला, इन्होंने प्रोडक्शन कम करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स कि सप्लाई कम करना शुरू कर दिया। डिमांड कम हो रहा है, सप्लाई कम करना इन्होंने शुरू कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने इन्वेस्टमेंट को भी एक तरह से रोक दिया। नए इन्वेस्टमेंट को भी, ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में जो नया इन्वेस्टमेंट हो रहा था, इन इन्वेस्टमेंट को भी इन्होंने रोक दिया। तो अब देखते हैं कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, क्योंकि डिमांड कम हो रहा है, एडवांस्ड कंट्रीज में ऑयल का डिमांड जब कम हो रहा है तो इन्होंने 2 स्टेप लिए। सबसे पहले इन्होंने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया, प्रोडक्शन को कट करना इन्होंने शुरू किया। देखिए डेटा कोट करते हैं ऑथर कहते हैं कि 2016 के बिगिनिंग में जो ऑयल का प्राइस है, इंटरनेशनल प्राइस है, वो बहुत कम हो गया, लगभग $30 प्रति बैरल पे आ गया। तो इतना ऑयल का प्राइस घटने के बाद जो ओपेक कंट्रीज हैं उन्होंने अपने प्रोडक्शन को कट करना शुरू किया। 1.8 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से इन्होंने अपने उत्पादन में कमी लाई। ठीक है, ये फैक्ट ऑयल जो ऑथर है वो कोट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। अभी देखिए इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगा ऑयल एंड गैस के फील्ड में, जो इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगा तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कम करने का मतलब है, एक तरीका है अपने कॉस्ट को कम करने का। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग 2016 में जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट होती थी उनमें हमें 26% का गिरावट देखने को मिला। ओके तो ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ये जो ऑयल प्रोड्यूसर्स है, इनका मकसद क्या है? ये चाहते हैं कि जो प्राइस है ऑयल का उसे हाई रखा जाए, उसे हाई लेवल पर रखा जाए, और इसके लिए सबसे पहले ये प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं और अपना जो न्यू इन्वेस्टमेंट है उसे भी वो कम कर रहे हैं। और न्यू इन्वेस्टमेंट को कम करके, प्रोडक्शन को कम करके, इनकी कोशिश है कि जो ऑयल का प्राइस है उसे हाई रखा जाए, जो पहले जितना हाई था उतना हाई इसे रखा जाए। अब इंडिया के लिए ये एक थ्रेट है, इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये थ्रेट है, क्योंकि हमने देखा कि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है और इंडिया में जो ऑयल कंजम्पशन का जो ग्रोथ है वो सबसे अधिक है पूरे विश्व में। 8%, अराउंड 8% पर ईयर के हिसाब से हमारा जो ऑयल कंजम्पशन का जो ग्रोथ है वो बढ़ रहा है। तो इंडिया को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? इंडिया को अभी चीप ऑयल की ज़रूरत है। इंडिया को चाहिए कि ऑयल जो है इंडिया को कंटिन्यूसली मिलता रहे और इंडिया को जो ऑयल है वो सस्ते दामों पे मिलता रहे, क्योंकि इंडिया का जो ऑयल कंजम्पशन का जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके जैसे इंडिया में डिमांड घट नहीं रहा बल्कि बढ़ रहा है। तो यही वो कारण है कि इंडिया को नए मार्केट ढूंढने पड़ रहे हैं, नए मार्केट की इंडिया को तलाश है जहां से इंडिया को चीप ऑयल मिल सके। ओके इसीलिए इंडिया जो है नए सोर्सेस को ढूंढ रहा है ऑयल के लिए। ओके तो यूएसए जो है अभी इस सिचुएशन में इंडिया के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ऑथर कहते हैं अपने आर्टिकल में कि यूएस का जो शेल ऑयल मार्केट है वो इंडिया के लिए बेस्ट ऑप्शन है, और ऑथर मेनली 3 रीज़न देते हैं इस अपने बात को साबित करने के लिए। ऑथर जो है वो 3 रीज़न देते हैं। पहला रीज़न ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो ऑयल इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है। अगर दुनिया की बात हम करें, ओपेक कंट्रीज़ की बात करें, तो वो क्या कर रहे हैं? अपने प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट को भी कम कर रहे हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। उल्टा यूनाइटेड स्टेट्स का जो ऑयल मार्केट है यहाँ पर हम उल्टा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है और साथ ही साथ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज कर रहा है।
ठीक है, यूएस ऑयल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यूएस के ऑयल मार्केट से हमें चीप और कंटिन्यूअस सप्लाई मिल सकता है। ऑयल का हम वहाँ से कंटिन्यूअस सप्लाई की उम्मीद कर सकते हैं, वो भी कम दामों में। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो ऑथर देते हैं कि क्यों यूएस का जो शेल ऑयल मार्केट है इंडिया के लिए अभी बेस्ट है और इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट अप करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि यदि इंडिया नए सोर्सेस को ढूंढता है, नॉन ओपेक कंट्रीज से जब इंडिया तेल जो है, ऑयल जो है इंपोर्ट करता है, तो इससे क्या होगा कि इंडिया की जो बार्गेनिंग पावर है ओपेक कंट्रीज के साथ वो स्ट्रांग हो जाएगी। अब जो ओपेक कंट्रीज है उन्हें पता है कि यदि हम इंडिया को सस्ते दामों में ऑयल नहीं दे तो इंडिया जो है अब दूसरे मार्केट की तरफ मूव कर सकता है। नॉन ओपेक कंट्रीज जैसे यूएस, रशिया की तरफ इंडिया मूव कर सकता है। तो इंडिया का ये जो स्टेप है, यूएस से शेल ऑयल इंपोर्ट करने का ये जो स्टेप है इंडिया का, ये इंडिया का जो बार्गेनिंग पावर है ओपेक कंट्रीज के साथ, इसे कहीं ना कहीं बहुत अधिक स्ट्रांग बनाता है। जिससे क्या होगा कि इंडिया जो है लो प्राइस में अभी ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। इंडिया एक तरह से प्रेशर बना सकता है ओपेक कंट्रीज के ऊपर कि वो उन्हें कम दामों में ऑयल इंपोर्ट करें। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन जो है जो ऑथर हमें देते हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक साइड इफेक्ट है इंडिया का यूएस से शेल ऑयल इंपोर्ट करने के पीछे। तो ये क्या ऑथर कहते हैं कि जब इंडिया यूएसए से शेल ऑयल इंपोर्ट करेगा तो क्या होगा कि इंडिया और यूएस के बीच का जो रिलेशन है वो स्ट्रांग होगा। ये कैसे हो सकता है? देखिए, अभी इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड होता है, इस ट्रेड में मुनाफा इंडिया को अधिक होता है। दैट मीन्स ट्रेड हमारा बैलेंस्ड नहीं है। इंडिया और यूएस के बीच जो अभी ट्रेड हो रहा है बाकी वस्तुओं में, वो बैलेंस्ड नहीं है। इंडिया ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है अमेरिका के साथ। दैट मीन्स अमेरिका को घाटा होता है। 19.7 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस इंडिया के फेवर में है अमेरिका के साथ। ओके, दैट मीन्स इंडिया जो है अमेरिका से सामान कम खरीद रहा है, लेकिन अमेरिका इंडिया से सामान अधिक कर रहा है। दैट मीन्स कि अमेरिका का इंपोर्ट अधिक है इंडिया से एज कंपेयर टू इंडिया का इंपोर्ट अमेरिका से। ओके, तो इंडिया और यूएस का जो ट्रेड रिलेशन है वहां पर एक ट्रेड सरप्लस हमें देखने को मिलता है जो कि इंडिया के फेवर में है। और ऑब्वियस सी बात है, जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड रिलेशन होता हो और जो ट्रेड सरप्लस है वो किसी दूसरे कंट्री के फेवर में हो, तो दोनों कंट्री के बीच का जो रिलेशन है वो उतना अच्छा नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन को आप देख ले, तो इंडिया और चाइना का जो ट्रेड रिलेशन है वहां पर जो ट्रेड सरप्लस है वो चाइना के फेवर में है। और इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा है हम सभी जानते हैं। ये कभी भी उतना फ्रेंडली और उतना अच्छा कोऑपरेटिंग नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड बैलेंस है वो चाइना के फेवर है। लगभग 51 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया को फेस करना पड़ता है चाइना के साथ जब वो ट्रेड करती है। तो ऐसा ही स्थिति कुछ अमेरिका के साथ भी है, लेकिन अमेरिका के केस में इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है, ट्रेड सरप्लस है, वो इंडिया के फेवर में है। तो जब हम अमेरिका से शेल ऑयल इंपोर्ट करेंगे ये जो ट्रेड डिसबैलेंस है, जो ट्रेड सरप्लस इंडिया एंजॉय करता है, ये ट्रेड सरप्लस कहीं ना कहीं घटेगा और अमेरिका और इंडिया के बीच का जो ट्रेड है वो बैलेंस हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो इंडिया और अमेरिका के बीच का जो रिलेशनशिप है, इंडो यूएस जो रिलेशन है, वो स्ट्रांग होगा। बाकी जो फील्ड है वहां पे इंडिया और अमेरिका और अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर पाएंगे और एक दूसरे का साथ दे पाएंगे। तो ये 3 रीजन है, ये 3 पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं जो इंडिया को देखने को मिलेगा यदि इंडिया कंटिन्यूअसली यूएसए से शेल ऑयल इंपोर्ट करता है। ये जो है ऑथर अपने इस आर्टिकल के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। तो इस आर्टिकल का हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस किया। उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए भविष्य में लाते रहें। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।